आज हम करेंगे अपना क्लास 11th बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमारा चैप्टर है 8th चैप्टर जिसका नाम है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंपनी संगठन। ये क्या होता है, देखिए हम एकाकी पढ़ के आए, ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ के आए, सहकारी समितियां पढ़ के आए, संयुक्त हिंदू फैमिली पढ़ के आए। उन सबके फायदे भी थे और उनमें कुछ ना कुछ कमियां भी थी। तो कंपनी जो है वो जो भी थे एकाकी साझेदारी, ठीक है, सहकारी समितियां, उन सब में जो कमियां थी, ठीक है, उन सब कमियों को पूरा करने के लिए एक नया व्यवसाय का अस्तित्व आया। ठीक है, नए व्यवसायिक संगठन सामने आया जो था किसमें, कंपनी के रूप में। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर जो है पैसा लगाते हैं, ठीक है, और कोई भी व्यवसाय या कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकाकी साझेदारी और उनकी तरह इसमें ये नहीं होता कि एक या दो व्यक्तियों के पास या पार्टनरशिप की तरह कुछ 20-30 व्यक्तियों का ही पैसा है। यहाँ पे अनगिनत लोगों का पैसा लगा होता है। तो यहाँ पे एक तो पूंजी की कोई कमी नहीं होती, जो कि बाकी जो भी हम पढ़ के आए थे उन सब व्यवसायों में वो एक कमी थी। ठीक है, दूसरा प्रबंधकीय योग्यता, इनकी व्यवसाय को चलाने के लिए यहाँ पे दूसरे व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं। पैसा कोई और व्यक्ति लगाते हैं, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए हम एक या दो व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, जिनको प्रबंधक बोलेंगे, मैनेजर बोलेंगे, डायरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अलग अलग पदों पे नियुक्तियां होती है, डायरेक्टर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सब क्या करते हैं, व्यवसाय के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उसका जो है कार्यों को देख रेख करते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी व्यवसायों की कमियां थी कि भाई एक व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है लेकिन उसको नॉलेज ना हो, तो यहाँ पे वो कमी भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि पैसा लगाने वाला, व्यवसाय को चलाने वाला अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी संगठन जो है अस्तित्व में है। इसमें क्या है कि इसमें कंपनी की पूंजी थोड़े थोड़े मूल्य के अंशों में विभक्त होती है। इनकी कंपनी की पहले ये डिसाइड होता है कि चलो हम ये कंपनी सेट कर रहे हैं, तो उसकी पूंजी होती है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, या फिर 200 करोड़ रुपए, तो ये डिसाइड हो जाता है कि कितनी पूंजी का वो कंपनी व्यवसाय करेगी। फिर ये पूंजी देखिए, ये पूंजी एक व्यक्ति के तो है नहीं कि एक व्यक्ति के पास 100 करोड़ 200 करोड़ है। इस पूंजी को क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे 100 रुपए में या 200 रुपए, 150 रुपए में। इसमें क्या होता है कि इन भागों में तोड़ के ना एक सर्टिफिकेट टाइप होता है, जिसको बोलते हैं शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, इनकी एक शेयर बना दिया 100 रुपए का, एक शेयर बना दिया 200 रुपए का। इनकी अब ये शेयर्स क्या होते हैं, एक कंपनी का यूं लगा ले, एक रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है, एक सर्टिफिकेट टाइप, जैसे आप लोगों को 10th के बाद सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, वैसे ही एक कंपनी का जो है एक प्रपत्र होता है, जिसमें कंपनी के द्वारा लिखा होता है कि ये कंपनी है, कंपनी की मोहर लगी होती है और लिखा होता है कि जो व्यक्ति ये एक शेयर खरीदेगा तो उस शेयर की कीमत उसके ऊपर लिखी होती है कि 100 रुपए वाला है, 200 रुपए वाला। यानी कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपए, 150 रुपए वहां पे इन्वेस्ट करेगा, उनको देगा और वो एक शेयर लेके आएगा। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीद सकता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ने ये यहाँ से एक शेयर लेके आया 100 रुपए का, इसका मतलब वो व्यक्ति ने कंपनी में पैसे लगा दिए, कितने, 100 रुपए। अब उसको उस 100 रुपए के ऊपर महीने में लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और जब उसका मन करेगा कि भाई नहीं, मेरे को अब कंपनी में और अभी और नहीं जुड़ा रहना, मेरे को पैसे नहीं लगाने, तो वो इस शेयर को क्या करेगा, बेच देगा। चाहे तो कंपनी को बेच सकता है, चाहे तो मार्केट में किसी और व्यक्ति को भी बेच सकता है। ठीक है, जो उस कंपनी के में पैसा लगाना चाहता हो वो उस व्यक्ति को भी बेच सकता है अपने शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबको फायदा होता है, किसी को ये नहीं है कि कुछ नुकसान हो। कोई भी व्यक्ति जब आए, जब उसमें पैसे लगा सकता है, जब चाहे जब निकाल सकता है। उसके बाद अगर हम अर्थ की बात करें, मीनिंग की, तो संगठन का वह प्रारूप जिसकी स्थापना लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐच्छिक संस्था के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। यानी कि इसकी स्थापना की जाती है लाभ कमाने के लिए। कुछ व्यक्ति मिलकर एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना।
और इसकी स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की जाएगी? कंपनी एक्ट। यानी कि जो कंपनी का एक्ट है उसमें जो जो बताया गया है कि भाई इस तरह से कंपनी स्थापित होगी, इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इन बातों के बारे में बताना होगा, वो सारी उनको बातें अपनानी पड़ेंगी। उसी प्रोसेस से उसका कंपनी को स्थापित करना पड़ेगा, तभी उसको एक कंपनी माना जाएगा। उसके बाद है इसकी पूंजी हस्तांतरण अंशों में विभक्त होती है। ठीक है, वही जो अभी हम पढ़ के आए थे कि इसकी जितनी भी पूंजी लगी होती है, ठीक है, वो किसमें लगी होती है? शेयर्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे 100 करोड़ या 200 करोड़ 300 करोड़ जितनी भी पूंजी का वो कंपनी व्यवसाय करना चाहती है, वो सारी पूंजी छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, ताकि कोई व्यक्ति हो सकता है 100 रुपए हो उसके पास, तो वो एक शेयर खरीद लेगा, इसका मतलब उसने 100 रुपए उसमें लगा दिए। कोई ज्यादा अमीर है वो 500 का, यानी कि अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के होते हैं ना मेरिट, 60% से ऊपर की भी सर्टिफिकेट होती है, 50%, 40%, उस तरह से। ठीक है, तो शेयर से अलग अलग कीमत के शेयर्स होंगे, जब चाहे कोई भी व्यक्ति शेयर्स खरीद सकता है और बेच सकता है। उसके बाद है सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, यानी कि जो सदस्य है उसमें पैसा लगाएंगे, उनका दायित्व क्या हो गया? सीमित है। यानी कि अगर कंपनी को बाय चांस कल को लॉस हो जाता है, तो जितना पैसा उन्होंने उस कंपनी में लगा रखा है, सिर्फ उतना ही पैसा उनको लॉस होगा, उतने ही पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे, यानी कि उन्हें उतने ही पैसे तक का नुकसान होगा। उससे ज्यादा ये नहीं होगा कि मतलब ये कहा जाएगा कि आप अपने घर की संपत्तियां बेच के कंपनी का लॉस पूरा कीजिए। नहीं, अगर एक व्यक्ति ने कंपनी में 1000 रुपए लगा रखे हैं, तो उससे 1000 रुपए ही नुकसान के टाइम पर उससे ये 1000 रुपए ही मांगे जाएंगे। ठीक है, उससे ये नहीं हो कि आप अपनी संपत्तियां बेच के पूरा कीजिए। और कंपनी का कारोबार भी स्थायी होता है। ठीक है, यानी कि वही है, इतनी बड़ी कंपनी है, सदस्य आएंगे जाएंगे, ये तो है नहीं एकाकी या साझेदारी की तरह, अगर एक या दो सदस्य छोड़ के चले गए या उन्हीं की डेथ हो गई तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। ठीक है, ये स्थायी होता है, मेंबर्स आएंगे, सदस्य आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसका व्यवसाय कारोबार एक कॉमन सील के द्वारा संचालित होता है। इनकी इसका जो भी लेन देन होता है कंपनी का, वो किसके द्वारा किया जाता है? एक इसकी सार्वमुद्रा होती है। ठीक है, एक सार्वमुद्रा होती है, कॉमन सील, इनकी स्टंप। जैसे स्कूल में देखते हैं ना, प्रिंसिपल की एक स्टंप होती है, वो प्रिंसिपल की स्टंप क्या होती है? उसके ऊपर स्कूल का नाम होता है। तो इसका मतलब वो सील क्या बताती है? स्कूल का नाम बताती है। ठीक है, कि भाई अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो सील लगी होती है, वो स्टैंप लगी होती है, तो इसका मतलब आपने ये डॉक्यूमेंट कहाँ से प्राप्त करे हैं? तिब्बत स्कूल से या इस स्कूल से। तो कंपनी का भी यही होता है, कंपनी की भी एक सार्वमुद्रा कॉमन सील होती है, उसके ऊपर कंपनी का नाम होता है, और कंपनी के जो भी लेन देन होंगे उन सब के लेन देनों के ऊपर या कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्सों के ऊपर वो स्टैंप लगी होगी। अगर वो स्टैंप है तभी माना जाएगा कि ये कंपनी का लेन देन था, वरना तो उसको लेन देन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंपनी का मीनिंग। इस मीनिंग में ही कंपनी की सारी विशेषताएं हैं, लाभ है, सब कुछ। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया, अब समझ लो आपको कंपनी संगठन का पता चल गया सब कुछ। अगर हम बात करें डेफिनेशन परिभाषा की, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, कंपनी अधिनियम है 1956, उसने क्या परिभाषा दी है कि एक ऐसी कंपनी जिसका निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम या पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन या तो 1956 का जो एक्ट है कंपनी एक्ट उसके द्वारा किया गया है, या 1956 से पहले कंपनी एक्ट कोई और था उसके द्वारा किया गया हो, तो ही उसे कंपनी माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो कंपनी एक्ट है वो 1956 है। ठीक है, इनके 1956 के एक्ट में सब कुछ बताया गया है, किसको कंपनी माना जाएगा, कैसे कंपनी स्थापित की जाएगी, उसके क्या अधिकार होंगे, उसके क्या कार्य होंगे। लेकिन अब जो है कंपनी एक्ट कौन सा बन गया? 2013। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी एक्ट 1956 था वो काफी
पुराना हो चुका था, उसमें काफी बदलाव की जरूरत थी। इसलिए 2013 में न्यू कंपनी एक्ट बनाया गया, जिसमें क्योंकि टाइम के साथ कई चीजें बदल गई, पुराना कंपनी एक्ट अभी अप्लाई करने में काफी दिक्कतें होती थी, इसलिए नया कंपनी एक्ट हमारा यहाँ पे कौन सा बन गया, 2013। ठीक है। उसके बाद है विशेषताएं कि कंपनी की क्या विशेषताएं होंगी। फर्स्ट है व्यक्तियों का समामिलित संघ, यानी कि कंपनी क्या होती है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक समामिलित संघ होता है, यानी कि एक ऐसा संघ जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो, कराया गया हो। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति मिलकर व्यवसाय कर ले, उसका समामेलन किया गया हो, ठीक है, कानून के द्वारा वो मान्य हो, इसलिए ये बहुत सारे व्यक्तियों का एक संघ होता है। अकेला व्यक्ति अपने आप में कोई कंपनी नहीं चला सकता या कंपनी का निर्माण नहीं कर सकता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर, व्यक्ति मिलने का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होना, उन्होंने कंपनी की पूंजी लगा रखी हो अपनी। ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। कंपनी को ना क्या माना जाता है, व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, यानी कि कंपनी भी हमारे ही तरह लेन देन कर सकती है। ठीक है, संपत्तियां रख सकती है अपने नाम से, जैसे हम रखते हैं ना अपने नाम से कि हमने ये जमीन खरीद ली, हमने अपने नाम से वो जमीन रख रखी है। ठीक है, ऐसे ही कंपनी के भी सारे वही अधिकार होते हैं जो हमारे यानी कि व्यक्ति के होते हैं, वो लेन देन भी अपने नाम से करती है, संपत्तियां खरीदती है तो भी अपने नाम से खरीदती है। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है कि मनुष्य का जन्म तो जो नेचुरल तरीका है उससे होता है, इसका जन्म कहाँ से निकल के होता है, कानूनन निकल के विधान लॉ के तहत, इसका लॉ के तहत जन्म होता है। ठीक है, एक्ट के द्वारा इसकी जो है उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कृत्रिम माना गया है। बाकी मनुष्य की तरह ही इसके अधिकार हैं, इसके दायित्व हैं, ये हर लेन देन अपने नाम से करती है। ठीक है, इसलिए इसको कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट है पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसका मतलब है कि कंपनी और कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। कंपनी का इसमें काम करने वाले व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा, इनकी दोनों का अलग अस्तित्व है। मतलब कि क्या, अगर कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया है, ठीक है, जिससे लॉस हो रहा है या कंपनी ने कुछ गलत किया है, तो हम न्यूज में भी देखते होंगे ना, फलाना फलाना कंपनी के शेयर्स गिर गए, उसकी वैल्यू कम हो गई, या उसने अपनी संपत्तियां बेच दी। कभी ऐसा थोड़ी ना सुना है कि उस कंपनी के इस सदस्य इन सदस्यों ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, इनकी मेन जो भी लेन देन या जो भी बातें निकल के आती है वो किसके नाम से होती है, कंपनी के नाम से। हम उसके सदस्यों को तो ब्लेम नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में जो भी चीजें चलती हैं, कंपनी का लाभ हानि नुकसान या फिर घोटालेबाजी जो भी होती है वो किसके नाम से जानी जाती है, कंपनी के नाम से। इसलिए कंपनी और उसमें काम करने वाले सदस्यों को दो अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। ये नहीं है कि कंपनी ने कुछ नुकसान किया तो हम उन व्यक्तियों को भी ब्लेम करेंगे। ठीक है, इसलिए इनका अलग अस्तित्व है। नेक्स्ट है स्थायी अस्तित्व, यानी कि कोई एक कंपनी एक स्थायी अस्तित्व की होती है, इसके ऊपर कुछ एक सदस्यों के आने या जाने का कोई असर नहीं पड़ता, इसका व्यवसाय कंटिन्यू चलता रहता है। कहा भी गया है कि मेंबर्स में गो मेंबर्स में कम, कंपनी गोस टिल अवे। ठीक है, टिल एवर, इनकी कंपनी जो है चलती रहती है, चाहे सदस्य आए या सदस्य जाए। ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना व्यवसाय चलाती रहती है। उसके बाद है सीमित दायित्व। वही जो हम ऊपर पढ़ के आए कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, जितना उन्होंने पैसा लगा रखा, जितनी पूंजी का विनियोग कर रखा है, जितनी पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है, उतने ही पूंजी तक का उनका दायित्व माना जाएगा, उससे ज्यादा उनका दायित्व नहीं होता। उसके बाद है अंशों की हस्तांतरणीयता। वही जैसे यहाँ पे बताया था ना कि शेयर्स खरीद लेते हैं तो वो हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफेरेबल होते हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी का कोई एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, मैं चाहूं तो अपने शेयर्स को बी को बेच सकती हूँ या सी को भी बेच सकती हूँ। मैंने बी को बेच दिया, कुछ दिन बी ने रखा, फिर बी ने सी को बेच दिया, यानी कि कंपनी के शेयर से ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जब चाहे उनको बेच सकता है या खरीद सकता है। उसके बाद है
स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग होना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्वामी जो कंपनी जिन्होंने बनाई है, जिन व्यक्तियों ने मिलकर कंपनी बनाई है वो उसके स्वामी, और जो कंपनी का कामकाज देखते हैं उनको बोलते हैं प्रबंधक। तो मेनली देखा जाता है कि कंपनियों में, क्योंकि कंपनी का आकार बड़ा होता है, तो कंपनियों में देखा जाता है कि स्वामी और प्रबंधक दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतना नहीं हो पाता है कि उसके पास पैसा भी और नॉलेज भी हो, इसलिए स्वामी सिर्फ पैसा लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उस कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, क्या डिसीजन लिए जाएंगे, किस तरह से कार्य करवाया जाएगा, इन सब के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति की अपॉइंट करते हैं जिनको पूरा नॉलेज हो। इसलिए स्वामी और प्रबंधक दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जोखिम सहन करना। इसमें क्या होता है कि कंपनी का आकार बड़ा होता है, इसलिए कंपनी जोखिम भी ज्यादा सहन कर सकती है, और कहा भी गया है कि जितना ज्यादा जोखिम हम उठाएंगे लाभ भी उतना ही ज्यादा हमें मिलेगा। अधिक जोखिम का अगर कोई काम करेंगे तो वहां से लाभ भी अधिक ही होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि कंपनी के पास ना पैसे की कमी है, ना व्यक्तियों की कमी है, ठीक है, ना एक प्रबंधकों की कमी होती है, इसलिए ये जो है कंपनियां बड़े बड़े कार्य भी अपने रिस्क पे, जोखिम पे करने की क्षमता रखते हैं। इनमें ये नहीं, जैसे एक एकाकी व्यक्ति है, वो कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर लॉस हो गया तो मेरा तो सब कुछ ही बिक जाएगा, मैं तो दिवालिया ही हो जाऊंगा। लेकिन कंपनी में इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वहां पे पैसे की इतनी कमी नहीं होती, इसलिए वो कोई नया कार्य करना है तो वो भी इजीली कर लेती है। अगर रिस्क कोई उठाना है तो भी वो आसानी से जोखिम उठा लेती है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब है लाभ कि कंपनी के क्या हमें लाभ देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है सीमित दायित्व, जो हम ऊपर पढ़ के आए कि सदस्यों का दायित्व अंशों तक ही सीमित होगा। जितने पैसे का उसने शेयर, जैसे एक व्यक्ति ने 100 रुपए का शेयर खरीद रखा था, या 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो जितने पैसे लगा रखे हैं उतने पैसे तक का उसका जोखिम होगा। ठीक है, उसके बाद है अंश हस्तांतरण सुविधा, वो जो यहाँ पढ़ के आए कि एक व्यक्ति अपने शेयर्स को जो है ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, निरंतरता, वो एक जो हमने यहाँ विशेषता में पढ़े कि कंपनी निरंतर रूप से चलती रहती है, सदस्यों के आने जाने, व्यवसाय को छोड़ने का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। विकास की संभावना, क्योंकि कंपनी के पास संसाधनों की कमी नहीं होती, ठीक है, पैसे भी पूरे हैं, व्यक्ति भी पूरे हैं, इसलिए ये अपना लगातार जो है अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती है, और बेहतर बनाने की, इसलिए कंपनियों में विकास की पूरी संभावना रहती है। हम देखते भी हैं, पहले एक व्यक्ति छोटी सी कंपनी स्टार्ट करता है, लेकिन लगातार अपने कार्य से उसका आकार धीरे धीरे बढ़ा लेता है। ठीक है, तो विकास की पूरी संभावना रहती है। कुशल प्रबंध, क्योंकि यहाँ पे साझेदारी या एकाकी की तरह ये नहीं होता है कि जिसने पैसे लगा रखे हैं व्यवसाय भी वही देख रहा है। यहाँ पे पैसे किसी ने लगा रखे हैं, लेकिन व्यवसाय के कार्यों के लिए प्रबंधक कोई और व्यक्ति को अपॉइंट किया, उस व्यक्ति को जिसको नॉलेज है। तो एक व्यक्ति जिसको पूरे काम की नॉलेज है, मैनेजमेंट का पता है, जब वो कार्यों को देखेगा तो वहां पे कार्य क्या होंगे, अपने आप पे अच्छे होंगे। इसलिए कंपनियों का जो प्रबंध होता है वो कुशल होता है, अच्छी तरह से किया जाता है। तो ये इसके लाभ। अब है इसकी सीमाएं कि कंपनी की आखिर सीमाएं क्या क्या है। फर्स्ट है निर्माण में कठिनाई, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए कि एक एक्ट के तहत इनकी स्थापना होती है, इनका रजिस्ट्रेशन की पूरी एक प्रोसेस होती है कि कंपनी को अपना प्रोस्पेक्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आप आगे के चैप्टरों में पढ़ोगे। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो कंपनी को तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके वो जो संस्था है वो किसका रूप ले पाएगी, एक कंपनी का। इसलिए इनको शुरुआत करने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, इसलिए इनके निर्माण में थोड़ी कठिनाई आती है। गोपनीयता का भाव, क्योंकि देखिए अंशों में पैसे होते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे इन्वेस्ट कर सकता है, और कंपनियों को अपने जो भी रिकॉर्ड होते हैं, जो भी लेन देन है, जो भी लेखे बन के खाते तैयार हुए हैं, वो सब कुछ जनता को दिखाने पड़ते हैं।
ठीक है, साल के आखिर में जनता के आगे रखने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ भी गोपनीय नहीं रहता, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। हर एक सदस्य को कंपनी के बारे में पता होता है और जनता को भी उसके बारे में पता है। ठीक है, उसके बाद है प्रेरणा का अभाव। इसमें क्या होता है कि सदस्य, जो कंपनी के सदस्य होते हैं, उनमें काम करने के जो मोटिवेशन है, ठीक है, काम करने की जो इच्छा है, उसका अभाव होता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, कंपनी का ऊपर किसका अधिकार होता है? स्वामियों का। लेकिन कंपनी के कार्यों को कौन देख रहा है? प्रबंधन। ठीक है, इनकी जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी में कोई कंपनी बना रखी है, लेकिन इनको सबको पैसे हैं लेकिन कोई नॉलेज नहीं है कंपनी को कैसे चलाया जाए, वो ई को प्रबंधक बना देते हैं। तो अब ई देखिए, कंपनी में काम तो करेगा लेकिन उतना मन से नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? एक वेतन भोगी, मतलब फिक्स वेतन मिलना है इसको। तो ठीक है, फिक्स वेतन के अलावा कंपनी को जो भी लाभ होंगे वो सारे लाभ कहाँ जाएंगे? स्वामियों के पास। इसलिए जो सदस्य होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, संचालक होते हैं, वो काम करने में इतना ज्यादा अपना योगदान नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं लाभ के ऊपर तो स्वामियों का ही होता है, अधिकार होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी प्रेरणा की कमी हो जाती है। उसके बाद है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल भी बहुत रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम टाइम पे कंपनियों का ऑडिट कराती रहती है, उनको चेक करती रहती है कि कहीं कोई कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही है, या कुछ डाटा छुपा तो नहीं रही है कि लाभ ज्यादा कमा रही हो और हमें कम दिखा रही हो। तो सरकार का भी कंपनियों के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, तो ये भी एक और कमी मानी जाती है। उसके बाद है निर्णय लेने में देरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंपनी के जितने भी सदस्य, जितने भी लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, उन सबकी सहमति लेना जरूरी है। या फिर कोई एक पहले प्रपोजल रखा जाएगा कि भाई हम ऐसा करना चाह रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ दिल्ली मुंबई में बिजनेस कर रहे थे, अब हम गुजरात महाराष्ट्र में भी, गुजरात में और गोवा में भी करना चाहते हैं। तो ये एक प्रस्ताव रखा, फिर एक मीटिंग बुलाई जाएगी, सबसे पूछा जाएगा, फिर वोटिंग कराई जाएगी। तो बहुत सारी लंबी चीज प्रोसेस हो जाती है कोई भी निर्णय लेने के लिए। तो इतनी सारी जब लंबी प्रोसेस से निकल के हमें कोई डिसीजन लेना होगा, तो उस डिसीजन में देरी तो होनी आम बात है, इसलिए निर्णय लेने में देरी हो जाती है। उसके बाद है निवेशकर्ताओं का संघर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पैसे लगाने वाले होते हैं उनमें आपस में जो है मनमुटाव चलता रहता है। जो स्वामी होते हैं वो चाहेंगे लाभ ज्यादा हो, जो अंशधारी होंगे, जो शेयर्स में पैसे लगाएंगे, वो सोचेंगे कि हमें लाभ ज्यादा मिले, इसलिए टकराव जो है, थोड़ा बहुत टकराव की वहां पे संभावना रहती है। तो ये था इसकी सीमाएं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंपनीज, की कंपनियां कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हमारी कंपनी होती है मेनली दो प्रकार की, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ये हम नाम भी सुनते होंगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनियां पब्लिक कंपनी। तो दो तरह की कंपनीज होती हैं। अब इन दोनों में है क्या, मेन डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट है, अगर निजी कंपनी की बात करें तो निजी कंपनी किसे माना जाएगा? अपने सदस्यों के अंश हस्तांतरण के अधिकार पर ये प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि ये क्या कर सकती है कि जो इसके अंशधारी, जिन्होंने इनके पैसे लगा रखे हैं कंपनी में, कंपनी के शेयर्स में जो पैसे लगा रखे हैं, तो एक निजी कंपनी ये बोल सकती है कि भाई आप जो है इन शेयर्स को किसी और को नहीं बेच सकते, बेचना है तो हमें ही बेचोगे कंपनी को। यानी कि अगर मैं इसको समझाऊं तो मान ले कोई एक्स कंपनी है, ठीक है, एक्स कंपनी के कोई शेयर्स है, वो किसने ले रखे? मिस्टर बी ने। तो अब मिस्टर बी ने शेयर्स ले रखे हैं, मान लो उसने 3 शेयर्स ले रखे हैं। अगर मिस्टर बी इन शेयर्स को बेचना चाहता है तो ये नहीं है कि वो सी को बेच दे या डी को बेच दे, वो ऐसा नहीं कर सकता। कंपनी ने उसके ऊपर बोला है कि आप शेयर्स नहीं बेच सकते, आपको बेचना है तो आप कंपनी को ही दे दो, कंपनी को ही वापस कर सकते हो, ये नहीं है कि आप मार्केट में किसी को भी दे दो। लेकिन यहाँ पे अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि आप कंपनी को ही बेचोगे। बी जो है सी को भी बेच सकता है और बी डी को भी बेच सकता है।
इनके सार्वजनिक कंपनी में कोई भी अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकता है, ठीक है। उसके बाद थी सदस्यों की संख्या। अगर निजी कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, तो कितने सदस्य होंगे? कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है, 2 और 200। और अगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ये 200 का कुछ चेंज भी हो गया हो, क्योंकि जो बुक से मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा पुराने एडिशन की है, ठीक है, लेकिन शायद 200 ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, मैं अभी सर्च नहीं कर पाई, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना जरूरी है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो एक डिफरेंस ये हो गया कि प्राइवेट में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और पब्लिक में कम से कम 7 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि अंश और ऋण पत्रों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रण नहीं। इनकी एक जो प्राइवेट कंपनी होगी, अगर वो अपने शेयर्स, ठीक है, या डिबेंचर, ऋण पत्र, इनके लिए ना आम जनता को नहीं कहती कि भाई आप आइए और मेरे शेयर से खरीदिए। ये अगर इसको पैसे की जरूरत है तो ये शेयर्स या ऋण पत्रों के रूप में पैसे लेती है, ठीक है। तो ये पैसे वो आम जनता को नहीं कहती कि वहां से नहीं लेती, ये ज्यादातर अपने रिश्तेदारों से ले लिए या जो कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको इश्यू कर दिए, उनको दे दिए शेयर्स और बदले में पैसे ले लिए। ये आम पब्लिक को नहीं देखती अपने शेयर्स या डिबेंचर। लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, तो वहाँ पे ऐसे मामले से नहीं है, शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो वो आम जनता के लिए भी होते हैं, कोई भी उन्हें खरीद सकता है। ऐसे ही है पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, कि ये पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर भी मैं लगाती, कोई भी साधारण व्यक्ति यहाँ पे इसके पब्लिक डिपॉजिट में पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकता, ये कर सकता। ये सारे शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स आप पढ़ोगे आगे जाके, ये क्या होते हैं? कंपनी के कहीं ना कहीं मतलब उसको पूंजी चाहिए होती है, तो पूंजी इकट्ठी करने के ये अलग अलग साधन है, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम पेड अप कैपिटल। इनकी बिजनेस करने की मैक्सिमम जो पूंजी होगी, इसकी मैक्सिमम कैपिटल होगी, पेड अप कैपिटल कम से कम होगी इसकी मिनिमम 1 लाख रुपए। इनकी कम से कम 1 लाख रुपए की इसकी पेड अप कैपिटल मानी जाएगी और इसकी क्या मानी जाएगी? 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये था प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंतर, ठीक है। एक सबसे मेन डिफरेंस कि हम कैसे पहचानेंगे। अब इतना सब कुछ तो हम अगर कोई नाम देखा तो हमें इतना सब कुछ तो देखते नहीं कि भाई ये अपने इश्यू शेयर्स आम जनता को देती है या नहीं देती है, इसके सदस्य कितने हैं, हम इतना तो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक कॉमन चीज जिसके बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी प्राइवेट है या कंपनी पब्लिक है, वो क्या? अगर कोई एक कंपनी निजी कंपनी है तो उसके नाम के आखिर में लिखा मिलेगा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट यानी कि पीवीटी, ठीक है। पीवीटी का मतलब है प्राइवेट, जैसे एक्स पीवीटी लिमिटेड। अगर आपको ये देख कहीं आप ये पढ़ो एक्स पीवीटी लिमिटेड, तो इसका मतलब ये जो एक्स कंपनी है क्या है? निजी कंपनी। और पब्लिक कंपनी का मिलेगा एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, ठीक है। पब्लिक कंपनी के नाम के आखिर में एक्स लिमिटेड यानी कि एलटीडी, इसका मतलब है एक्स जो है ये सिर्फ एलटीडी है, इनकी लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये क्या है? पब्लिक कंपनी। समझ गए? अगर निजी कंपनी है तो नाम के बाद में क्या लिखा मिलेगा? पीवीटी, प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक है तो सिर्फ नाम और लास्ट में एलटीडी होगा, यहाँ पे पीवीटी